एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम योग प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा स्वास्थ्य में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप कैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा से अपने अंदर होने वाले बदलावों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज का विषय भी बेहद खास है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने आप को आजकल स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। लोग तरह तरह से अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी और प्राकृतिक चिकित्सा के जाने माने विशेषज्ञ बीके झा। ये दोनों हमें बताएंगे कि कैसे आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। आज का विषय है अस्थमा। अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है तो इस खबर को पूरा जरूर देखिए। योग के माध्यम से आप कैसे अस्थमा पर कंट्रोल कर सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा कितना फायदेमंद हो सकता है इस काम में, ये हम आपको आज इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी परेशान हैं या फिर अपने किसी परिचित को सलाह देना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को देखें और पूरा जरूर देखें। नमस्कार। आज मैं डॉक्टर बीके मिश्रा योगाचार्य आपके सामने में पुनः उपस्थित हूँ। कोई एक विशेष रोग से योग के माध्यम से कैसे निदान मिले उसे जैसा प्रस्तुत करूँगा, प्राणायाम और योगासन के माध्यम से। और फिर से मैं सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा हृदय से नमन करता हूँ। आज का विशेष रोग है अस्थमा, मतलब दमा रोग। लंग्स के कमज़ोर हो जाने से और विषैले तत्वों का जमाव हो जाने से लंग्स जो कि दाहिनी तरफ है वो कमज़ोर हो गया, मतलब कि उसमें जो झिल्ली होती है लंग्स में वो विषैले तत्व के कारण जैसो डिस्टर्ब हो गई, तो उसे जैसो हमें ठीक करना होता है और उसी की कमजोरी से हमारे अस्थमा होता है। और कफ, ये जैसो जड़मूल कारण है कफ। मेरे शरीर में कफ की अगर विशेषता हो गई तो ये जैसो, और फिर दोनों ही कफ की विशेषता और मेरे ऑर्गन, लंग्स, फेफड़ा कमज़ोर होना, तो इस तरह से जैसो हमें दमा की शिकायत होती है। तो दो तरह से आप इसे जान करके और इससे मुक्ति पा सकते हैं। एक तो है कि कफ की वृद्धि कैसे हुई, भोजन से ही होती है। तो कफ की वृद्धि भोजन में क्या ऐसा है कि जिससे कि कफ कारक पदार्थ, तो कफ कारक पदार्थ जो है सो बहुत सारे हैं। मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि वेजिटेरियन डाइट हो और सुपाच्य भोजन हो, पूरा पेट भर ना खाएं, सलाद की मात्रा और फल की मात्रा 70% होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर बना हुआ है 70% जल से। और फिर जो सॉलिड आइटम है, जो भोजन है, वो 30% होना चाहिए। तो इसे जो है सो आप दिनचर्या में लाएं तो आपको कफ का जो शिकायत है वो बंद हो जाएगा। तो पहला तो ये करना है कि कफ कारक पदार्थ कौन कौन हैं। बहुत गिनती कराऊं तो आप मुश्किल है कराना। आप ये समझ लें कि मुझे खाना क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको खाना इस प्रकार है। 70% वाटर कंटेंट वाले आइटम होने चाहिए। फल है, साग सब्जी है, सलाद है, और फिर माने भोजन पेट भर ना करें। रात्रि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द ले। सूरज डूबने के बाद थोड़ा देर 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक आप ले लें। 3 प्राणायाम मैं बताऊंगा आपको। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रहे कि प्राणायाम करते वक्त में आपका मन होना चाहिए लंग्स के एक्सपेंशन पे,
फेफड़े के एक्सपेंशन पे जितना, और इसके लिए जैसो ज़रूरी है कि आप लंबाई ऊपर ले जाने में, लंबाई जितनी ले जा सकें सांस लेने में और गहराई जितनी उतार सकें, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए ज़रा, धीमी गति, लेकिन लंबाई लेने की भी होनी चाहिए ऊपर और छोड़ने की भी होनी चाहिए। इस प्रकार कुंभक करें, माने रोक लें सांस को ऊपर ही, और अपना आपका मन फेफड़े पे होना चाहिए, एक्सपेंशन पे होना चाहिए। फिर छोड़ते वक्त में लंबाई गहराई होनी चाहिए। यहाँ भी कुंभक करें, मन आपका एकाग्र हो फेफड़े पे। फिर लंबाई लेते हैं लेने की सांस दूसरे नंबर के नाक से, इसको फूलने दें, एक्सपेंशन होने दें, रोकें थोड़ा, छोड़ें अब। तो ये एक राउंड हुआ। तो इस तरह से जैसे आप कम से कम, मैं कहूँगा आपको 20, 30, 25, 40, 50 तक जरूर ले जाएं इसे, और धीमी गति होनी चाहिए, लंबाई भी ऊपर और गहराई भी नीचे। तो ये, और मन आपका एकाग्र हो, सांस पे टिका हुआ मन हो और फेफड़े पे टिका हुआ मन हो, ज़रूरी है। तीनों ही एनर्जी, बॉडी, प्राण माने सांस और मन, तीनों ही ताल लयबद्ध। अब दूसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी द्रुत गति में नहीं करेंगे। तो द्रुत गति में इसलिए नहीं करेंगे कि सांस टूटती है और आप सांस से जुड़े हुए नहीं रह पाते, ताल लयबद्ध नहीं हो पाता सांस का, फिर मन का भी। तो इसीलिए सो धीमी गति में लेना भी है फोर्स में, छोड़ना भी है फोर्स में। ये है भस्त्रिका। देखिए इस पे, इसके एक्सपेंशन पे नज़र डालिए। एक बार फिर देखिए, लेना भी जितना अधिक ऊपर ले जा सकें, छोड़ना भी। एक बार और, भस्त्रिका प्राणायाम, तेज रफ्तार में नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये लाभकारी नहीं है उतना, क्योंकि इसमें सांस आपकी गति शरीर की और सांस लेने की का ताल लयबद्ध और मन, ये तीनों जो है सो टूटता है। तो आप इस प्रकार करें। फिर से मैं दिखाता हूँ भस्त्रिका। फूलने दें इसको, कुंभक ऊपर रोक लें, ऊपर ही सांस रखें थोड़ी देर, कुछ क्षण, फिर सांस छोड़ दें। इस प्रकार, और फिर थोड़ा सा गति जैसो आप धीरे धीरे करके ला सकते हैं। इतनी गति से ज़्यादा ना करें, जैसे मैं बताता हूँ आपको। इतनी गति आप कर सकते हैं, इसमें पूरा एक्सपेंशन होता है, आप कंसंट्रेट रहते हैं करने में, फोकस रहते हैं। तो ये भस्त्रिका। अब है कपालभाति। कपालभाति भी फोर्स लगा के जो करते हैं लोग, तो करते तो हैं फोर्स लगा के, अलग करना भी चाहिए कपालभाति में, लेकिन ये जैसे द्रुत गति करते हैं तो फिर वो ताल लयबद्ध टूटता है शरीर, मन और सांस। तो धीमी गति में कपालभाति। फोर्स लगा रहा हूँ मैं, लेकिन गति धीमी है और मेरा मन एकाग्र है सांस के छोड़ने में, फोर्स लगाने में। सांस से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मन मेरा एकाग्र है एक्सपेंशन में, ये फेफड़े के एक्सपेंशन में। क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे नहीं तब तक ये जब क्षमता नहीं बढ़ेगी तो कैसे ये लोड लेगा, जो शरीर का लोड होता है। बहुत करना है इसे, और ये इसमें जो गंदगी है वो भी जैसे साफ उसी तरह से होगा। तो फिर देखें आप कपालभाति। ताल लयबद्ध, तीनों ही एनर्जी, शरीर, सांस और मन। तो इस तरह से आप 2 मिनट 3 मिनट आप
धीमी गति में करें। तीनों ही प्राणायाम आप धीमी गति में करें। तो ये 3 प्राणायाम थे। अब मैं आपको आसन की तरफ ले चलता हूँ। आसन जानेंगे, मुख्य आसन क्या हैं इसके, कि हमें इससे अस्थमा से, दमा से मुक्ति मिले। अब आसन की तरफ शुरू करते हैं। पहले नंबर आसन से खड़े होकर के सिर से पांव तक एक सीधी लाइन में हस्त उत्थान आसन और पाद हस्तासन दोनों ही आसन एक साथ करेंगे हम। जब कि शरीर का कोई अंग उठ रहा हो तो हमें सांस लेते हुए करना है, और जब झुक रहा हो तो सांस छोड़ते हुए करना है। फिर मैं बताऊंगा कि ताल लयबद्ध होना चाहिए। शरीर की गति, प्राण, मन, सांस और आपका मन होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे लाभ आपको लेना है। तो हस्त उत्थान आसन, बाजू ऊपर, थोड़ा पीछे जाएं, यहाँ कुंभक कर लें, सांस ऊपर ही रहने दें। फिर कमर से सिर्फ झुकें, ऐसे हाथ नहीं करना है, कमर से झुकें पाद हस्तासन के लिए, और जहाँ तक जा सकें वहाँ तक जाएं। यहाँ कुंभक, सांस बाहरी है, और इस प्रकार फिर ऊपर आ जाएं सांस लेते हुए। हस्त उत्थान आसन, पाद हस्तासन, इसको एक ही आसन मानिए। फिर से देखिए, हस्त उत्थान आसन, सांस लेते हुए कुंभक ऊपर रोक लेना, सांस छोड़ते हुए ऐसे हाथ नहीं झुकाना है, कान से सटा हुआ बाजू हो और कमर से झुकना है। यहाँ भी कुंभक थोड़ी देर। तो ये हस्त उत्थान आसन। मेरु वक्रासन, मेरु वक्रासन के लिए प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार। पहले गहरी सांस भर लेते हैं इस पोजीशन में, सेंटर में गहरी सांस भर लिया। अब सांस छोड़ते जाइए और एक तरफ आप ट्विस्ट कीजिए, कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन भी एक तरफ ट्विस्ट करनी है, पीछे के हाथ को और जितना पीछे ले आ सकें, और एक हाथ यहाँ पे प्रेशर डाले, पीछे के हाथ भी और यहाँ भी प्रेशर डाले ट्विस्ट करने के लिए कमर से ऊपर के भाग को। सांस छोड़ के ये हो रहा है, सांस को रोक लें, थोड़ा रुकें यहाँ पे। फिर सांस लेते हुए सेंटर में पाँव बदल लें, सांस भर ली, यहाँ सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, पीछे के हाथ को और पीछे ले जाएं और एक प्रेशर डालें ट्विस्टिंग के लिए। थोड़ी देर यहाँ रुकें, सांस को बाहर रखें। इस प्रकार कम से कम 10 राउंड का, ये एक राउंड हुआ तो कम से कम 10 राउंड करने हैं आपने। पवन मुक्तासन के लिए प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार। एक पाँव को अपने छाती के करीब जैसा आने दीजिए जितना आ सके। दोनों हाथ के फिंगर को इंटरलॉक करके यहाँ रख लें, घुटने के नीचे रख लें। सांस इसी अवस्था में भर लें, पूरी सांस भरें, सांस छोड़ते जाएं और कंधा, गर्दन, पूरा पीठ ऊपर ले आएं और नाक सटाने की कोशिश घुटने में। सांस बाहरी है, आप रोक के रखें। पाँव बदल लें, सांस भर लें, सांस छोड़ते जाएं और नाक सटाते जाएं। घुटने में नाक सटा के थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन को पाँव को अपने बटक के पास ले आएं, तलवा ज़मीन पे, दोनों बाजू, दोनों हाथ को पकड़ लें, ठकने को पकड़ लें, पाँव के ठकने को। और अब सांस की प्रक्रिया और शरीर की गति, सांस लेते हैं और कमर से उठते हैं। देखिए, थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, कुंभक करें, सांस ऊपर ही है, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे।
एक बार और देख लें। सेतु बंद आसन। पेट के बल लेट करके। भुजंगासन। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार। भुजंगासन के लिए सांस लेनी है और इस प्रकार शरीर की गति, सांस की गति और मन एकाग्र करें आप जहाँ लाभ लेना है, मतलब फेफड़े पे। सांस लेते हुए कंधा उठाना है और कमर तक आप ऊपर उठ जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे। ये था भुजंगासन। अब पर्वतासन, अंत में शवासन। सारा आसन कर लेने के बाद शवासन। शवासन के लिए आप लेट जाएं, दोनों पाँव सर से पाँव तक एक सीधी लाइन में, दोनों बाजू को ज़मीन पे कर रखें बगल में, हथेली को आसमान की तरफ। ये रिलैक्सेशन है और आपका मन सांस के ऊपर अंदर जाने में और बाहर निकलने में, सांस को देखते रहें, शरीर को ढीला करें। एक एक सांस, जब सांस छोड़ें, जिस पर जैसे देखिए कि सांस मैं ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो शरीर को ढीला करें, सर को ढीला करें, गर्दन को ढीला करें, कंधे को ढीला करें, पीठ को ढीला करें, दोनों बाजू को ढीला करें, दोनों पाँव को सर से पाँव तक बिल्कुल निढाल हो जाएं और मन को एकाग्र कर दें सांस के आवागमन पे। एक एक सांस पे आपका मन टिका हुआ होना चाहिए, सांस अंदर जाती हुई, सांस बाहर निकलती हुई। मानसिक रूप से पूरा रिलैक्स करिए अपने बॉडी को, मन को। और इस कितनी देर रहनी चाहिए? जितनी देर आप शवासन में रह सकें। समय है आपके पास तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर रहना चाहिए। बाईं करवट लेके उठ जाएं। और ये मैं कहता हूँ, आपको गारंटी देके कहता हूँ, कितना पुराना से पुराना अगर ये दमा की शिकायत है तो 3 महीने काफ़ी हैं। ये आसन आप 3 महीने तक मात्र करें। मैं तो देखा हूँ और कराता हूँ मैं, 15 दिन में बहुत लाभ मिलता है। कम से कम 70% तो 15 दिन में लाभ मिल जाता है और फिर धीरे धीरे करके लाभ मिलता है। तो 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीने में मुक्त हो जाते हैं इस रोग से। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम अगर करेंगे तो आप ज़रूर 1 महीने के अंदर इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी ब्रजेश कुमार झा, प्राकृतिक चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड इन इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट एंड जीरो वोल्ट थेरेपी। आइए आज के इस योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आपका स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है अस्थमा यानी कि दमा। दमा के विषय में शायद आपने भी सुन रखा होगा कि दमा दम के साथ जाता है, यानी ये छूटने वाला रोग नहीं है। लेकिन साथियों, आज की चर्चा में ये धारणा बदल जाएगी कि दमा दम के साथ ही नहीं जाएगा, दमा बीच में भी मुझे छोड़ के जा सकता है, मैं इससे बाहर हो सकता हूँ। आइए दोस्त जानेंगे कि दमा होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं
और इसमें क्या लक्षण होते हैं या क्या परेशानी होती है मरीज को, और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है, दमा से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा विधि को अपनाकर जीवन शैली को बदल कर इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो दमा का साधारण अर्थ यही समझा जाता है कि जब सांस लेने में तकलीफ हो, कठिनाई हो लेने या छोड़ने में, एक स्वस्थ व्यक्ति को कभी शायद पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति को शायद पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है और श्वास की बीमारी होती है, तब कठिनाई का अनुभव होता है, तब उसे पता लगता है कि कितनी कठिनाई है श्वास लेने और छोड़ने में। तो साथियों, ये श्वास की जो बीमारी है दमा, इसका जो कारण है, श्वास नली जो हमारे नासिका छिद्र से होकर फेफड़े तक गुजरती है, फेफड़ों में प्रवेश कर ये छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती हैं, और ये नलिकाएं फेफड़ों में जो चैम्बर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें पहुंचकर वहीं पे गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इन छोटी नलिकाओं में जब सूजन हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या बलगम हो जाए, तो फिर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और हम दमा के मरीज़ कहलाने लगते हैं। अब इसका कारण अगर हम देखें कि और कारण क्या है, तो कुछ वंशानुगत कारण भी होते हैं। त्वचा रोग, अगर त्वचा रोग का एलोपैथिक इलाज किया जाए और त्वचा रोग से बचा जाए, तो त्वचा रोग ठीक होने पर इसके साइड इफ़ेक्ट में दमा और कोलाइटिस की संभावना बन जाती है। इसके अलावे जीवन में असफलता हो, तनाव हो, यह भी दमा का कारण बनता है। लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गले के रोग, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो फिर ये दमा में परिणत हो जाता है। तो साथियों, ये था दमा के कारण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, या दमा जब हो जाए मरीज को, कोई दमा का मरीज बन जाता है, तो वो किन किन कठिनाइयों से गुजरता है, क्या क्या तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो पहली तो उन्हें छाती में बेचैनी होती है, मानसिक उदासीनता आ जाती है, बार बार सांस लेने की कोशिश करनी पड़ती है, कमजोरी आ जाती है, भूख मिट जाती है, नींद का अभाव हो जाता है। इस प्रकार हाथ पैर में ठंडापन भी होने लगता है। ये तकलीफ़ें मरीज को झेलनी पड़ती है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि अगर दमा हो ही गया तो इसे कैसे हम मुक्त हों, इसके निवारण के लिए हमें क्या करने हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भोजन की। साथियों, भोजन दो प्रकार के हैं, एक है कफ कारक और दूसरा है कफ निवारक। कफ कारक में भोजन जो है वो है भात, चावल और मैदा, छाना हुआ आटा। छाना हुआ का मतलब चोकर निकाल करके जो आटा तैयार होता है, वो छाना हुआ आटा, चीनी, दूध, दही, घी, चिकनाई, ये सब जो हैं ये सारे कफ कारक पदार्थ हैं। दाल भी इसमें आ गया, और जो कफ निवारक भोजन की श्रेणी में आते हैं वो हैं चोकरदार आटे की रोटी,
हरी सब्जी, सलाद, पत्तीदार सलादें, फल, रसीले फल, ये सभी कफ निवारक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, चूँकि ये कफ से जुड़ा हुआ रोग है, तो हमें अपने भोजन में कफ निवारक भोजन को शामिल करना होगा, यानी कि फल और सब्जियों को अधिकाधिक शामिल करना है हमें। फल में हमें साइट्रस फ्रूट निश्चित रूप से ऐड करना है, जैसे कि संतरा, मौसम्मी, अनानास, तरबूज, रसीले आम, जामुन, इस सब तरह के फलों को निश्चित रूप से हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। और इसका समय सवेरे सवेरे ही होगा हमेशा। इसके खाने के लिए खाने का जो समय निर्धारित किया जाता है वो सवेरे ही होता है। बीच में आपको कहीं भूख लग जाए तो फिर आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका पहला जो है मुख्य रूप से इसे सवेरे सवेरे हमें ग्रहण करना है। सलाद में आप टमाटर, गाजर, मूली, खीरा, इसका सेवन कर सकते हैं। चुकंदर। साथियों, खीरा सुनकर शायद आपके मन में प्रश्न आता हो कि खीरा जो है वो सर्दी कराने वाला आइटम है, लेकिन साथियों ये सर्दी पैदा करने वाला है। ये सर्दी करके हमारे भीतर से जो जमा हुआ मल है उसे बाहर निकालने का ये काम करता है खीरा। लेकिन जब खीरा खाने के बाद ये सर्दी पैदा होता है तो हम सर्दी को बंद करने के लिए दवा ले लेते हैं, यानी कि उसे हम बाहर आने नहीं देते हैं, मल का अवरोध कर देते हैं। और यही जो है, यही प्रक्रिया हमारे लिए क्रोनिक डिजीज़ का कारण बनती है। साथियों, ये 5 डिजीज़ हैं जो तीव्र रोग की श्रेणी में हैं, जैसे कि फीवर है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है, सर्दी है और फोड़ा फुंसी है। तो ये रोग जब होते हैं, ये रोग आते हैं हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए। हमारे शरीर में जो गंदगी रुकी पड़ी है जो बाहर नहीं निकल पाई है, उसको बाहर निकालने के लिए ये रोग आते हैं। लेकिन हम इस रोगों के साथ इसे शत्रु समझकर, रोग के साथ शत्रु समझकर इसे हम रोक देते हैं। रोक देने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं और इन प्रक्रियाओं को दबा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप गंदगी तो बाहर से शरीर से निकलती नहीं, शरीर से, और ये जो है गंदगी और कठिन रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है, जो कि हमें क्रोनिक डिजीज़ में परिणत कर देता है इन लोगों को। तो आइए दोस्तों, ये सलाद की चर्चा हो रही थी, तो सलाद में हम खीरा लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी को विशेष दिक्कत लगे तो छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें लेना ही लेना है। हमें एक सजग व्यक्ति के तौर पे करना है। भोजन हमें खाना है तो भोजन हम क्या खाएं, किस भोजन से हमें परेशानी हो रहा है, ये हम समझेंगे। ये हम नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए परेशानी हमारी बढ़ती है। अब इसी के केस में, दमा के ही केस में, चूँकि रोगी को कमज़ोरी का अनुभव होता है, तो लोग ये मन में होता है कि ये कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए इनका भोजन पुष्टिकारक हो, तो उसमें दाल, दूध, पनीर, अंडा, मछली, इसका सेवन बढ़ा देते हैं। जबकि ये सारे भोजन इस रोग के लिए कफ कारक हैं। परिणाम स्वरूप रोग छूटने के बजाय बढ़ते ही जाता है। तो साथियों, हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है। भोजन और रोग का अगर संबंध न समझा जाए तो फिर रोग निवारण असंभव है, कि भोजन और रोग का गहरा संबंध है, इसलिए इस पर हम लोग ख्याल नहीं करते। तो आइए साथियों, भोजन के विषय में चर्चा कर ली।
एक चीज़ और यहाँ सावधानी देने की ज़रूरत है दमा के रोगियों के लिए, क्योंकि इनकी भूख मर जाती है। भूख मर जाती है तो कभी भी दमा के रोगियों को भूख मरने की स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूख न लगना ये प्रकृति का संकेत है उपवास के लिए कि आपको उपवास में रहना है। इस परिस्थिति में हम खा लेते हैं तो दमा के रोगियों के लिए ये और कठिनाई पैदा करता है। तो एक और सामान्य बात कि कभी भी दमा के रोगियों को अपने जो भूख से कम ही भोजन करना चाहिए, चाहे मात्रा कितनी भी कम लगे, हमें कम ही भोजन करना चाहिए, जो कि हमारे लिए अनुकूल पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब ये थे भोजन में हमें क्या सुधार करना है। आगे हम कुछ चिकित्सा की तरफ चलते हैं कि जब भोजन हम कफ निवारक भोजन करने लगते हैं तो कफ की मात्रा हमारे शरीर में घटने लगती है और सहज ही जो जमा हुआ कफ पहले से है वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, या कहें कि रोग की तीव्रता इसी से कम हो जाती है। भोजन में सुधार कर लें तो रोग की तीव्रता इसी से कम हो जाएगी। इसके बाद हमें पाचन संस्थान को भी दुरुस्त करना है। पाचन संस्थान को दुरुस्त करने के लिए सवेरे और शाम हम कटी स्नान लेते हैं। कटी स्नान का अर्थ है कि एक टब में, बड़े से टब में जिसमें कि हम बैठ सकें, सिर्फ कमर मेरा पानी में डूबे, उस टब में जल भरा हो, जैसे घर में कपड़ा धोने वाला टब होता है, तो उस टब में, जिसे गमला भी कह सकते हैं, बड़े गमले में उसमें जल भर लें और उसमें आप कमर के सहारे बैठ जाएं, पाँव दोनों बाहर रहेगा, सिर्फ हमारा पेडू नाभि से नीचे और कमर जल में भींगा होगा, जल में डूबा होगा। और ये 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम। इस कटी स्नान के पश्चात उस स्थान को सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ कर गर्म कर लें। फिर हम व्यायाम करना शुरू करें या टहलने लगें। अब व्यायाम ना करने की स्थिति हो, टहलने की स्थिति ना हो तो कम्बल ओढ़ करके लेट जाएं, क्योंकि उस स्थान को फिर गर्म भी करना है हमें। तो ये हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। जो हमारे शरीर में अशुद्धि जमी हुई है पहले से, उसे निकालने के लिए पेट की सफाई करनी होती है। पेट की सफाई के लिए हमें मिट्टी की पट्टी और एनिमा का प्रयोग करना पड़ता है। मिट्टी की पट्टी पेट पर देते हैं, जिसके ठंडक से पेट के अंदर जमा हुआ मल जो है वो टूट जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के टूट जाता है और फिर एनिमा के द्वारा वो मल शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शरीर की शुद्धता, शरीर भी शुद्धता की ओर चलने लगता है, पाचन संस्थान दुरुस्त हो जाता है। और यही अवस्था अगर बनी रही तो धीरे धीरे रोग की तीव्रता कम हो जाएगी और रोग से रोगी बाहर आ जाएगा। विशेष चिकित्सा के तौर पर, और हम इसमें सावधानी और बरतते हैं कि पैर का गर्म नहान, यानी कि हॉट फुट बाथ, बड़ी बाल्टी में गर्म पानी कर लें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसमें अपने दोनों पांव डालकर हाफ एन आवर के लिए बैठ जाएं हम। अगर हाफ एन आवर तक हम बैठ जाते हैं तो ये हमारे अस्थमा की तीव्रता को तत्क्षण ये कमज़ोर कर देता है। जब ये तीव्र रूप में प्रकट होता है तो उस समय अगर ये चिकित्सा ली जाए तो ये तुरंत लाभ देता है। धीरे धीरे इस चिकित्सा को जारी रखते हुए जब स्थिति और सुधरती है तो फिर हम चेस्ट पैक लेते हैं, यानी कि सीने के चारों तरफ ऊनी और सूती पट्टी का प्रयोग करते हैं। ऊनी सूती पट्टी के प्रयोग में दोस्तों एक सूती कपड़ा होता है, जैसे गमछा आप ले सकते हैं, गमछे के आकार का, उसके द्वारा उसे हम जल में भिगोकर, सूती कपड़े को जल में भिगोकर उसे निचोड़ दें। घर पर करने के लिए बता रहे हैं कि कोई भी इसे घर पे कर सकते हैं। ये इतना आसान है कि उस गमछे को आप पानी में डुबो दें, ठंडे पानी में, उसे पूरा निचोड़ दें और अपनी छाती में पूरी तरह लपेट लें।
उसके ऊपर से उलन का कपड़ा लपेट लें, यानी कि उलन के कपड़े से उसे ढक दें। ये हो गई ऊनी सूती पट्टी। और ये क्रिया आप कर लेंगे तो इससे आपके भीतर के कफ का भी ढीलापन हो जाएगा और धीरे 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 हम अस्थमा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आसान है, बशर्ते कि इस दिशा में हमें काम किया जाए। और दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो लाइफ स्टाइल को हमने बदल लिया, खान पान में बदल लिया, अपनी दिनचर्या में जैसे सुबह टहलना, एक्सरसाइज करना, ये शामिल हो गया। कुछ चिकित्सा कटी स्नान ले लिया, हॉट फुट बाथ ले लिया, चेस्ट पैक ले लिया, तो आसान है निकलना। तो दोस्तों, आज इस दमा पर हम सब ने चर्चा किया, आपने बहुत ध्यान से सुना। शायद आप लाभान्वित हुए होंगे। अगले हफ्ते हम लोग फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप योग आरोग्य केंद्र राजहाता में संपर्क कर सकते हैं, जहां डॉक्टर BK मिश्रा जी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राजहाता स्थित BK झा से जान सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।